नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास। हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन में आपने ये देखा कि कर क्या होता है, उसके बाद में करों के प्रकार देखे थे। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपने लाफेर वक्र को पढ़ा था। लाफेर कर्व जिसे कहते हैं, कर और उसका दर और उसका राजस्व से किस प्रकार संबंध है, यह भी आपने देखा था। लाफेर वक्र से काफी सवाल आते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राज्य बिक्री कर की और वैट की, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। ठीक है, राज्य बिक्री कर एवं वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड डबल जेड, शायद इट्स डबल डी होता है, शायद आप देख लेंगे जो भी होता है। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। इसकी चर्चा हमें करनी है। ठीक, सबसे पहले ये समझिए आप कि ये है क्या राज्य बिक्री कर और वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट, ये है क्या। आपने देखा कर और कर को वसूलने वाली संस्था। कौन कौन है? एक तो केंद्र सरकार है आपकी, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी राज्य सरकारें, जिसकी मुखिया उनके मुख्यमंत्री होते हैं। और तीसरा स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकार में कौन आता है? जैसे पंचायत है, नगर निगम है। तो आपने देखा होगा कि चुंगी लगता है, यात्रा कर जिसे बोलते हैं, मेले पर टैक्स लगता है कई बार। तो जो छोटे मोटे टैक्स होते हैं वो दिया गया है स्थानीय सरकारों को, लेकिन इनकी भूमिका बहुत व्यापक नहीं है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये टैक्स वसूलते हैं और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसकी चर्चा तो हमने करी है, कई बार की है। हम यहाँ पर बात करेंगे राज्य सरकार के टैक्स वसूलने पर। ठीक, तो होता यह है कि जब कोई सामान बिक रहा होता है तो उस पर राज्य सरकारें अपना टैक्स लगाती हैं। और जो बिक्री कर है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स का है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। बिक्री कर और वैट, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे टैक्स होते हैं? जो लिए तो आपसे जाते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे आप पर आरोपित नहीं होते हैं। यानी कि किसी सामान बनाने वाले से ही टैक्स ले लिया जाता है और वो आपके सामान के दाम में ऐड कर दिया जाता है। आप खरीदते हैं, टैक्स चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसे टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो बिक्री कर एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य वर्धित कर। ठीक, तो होता यह है कि राज्य, जो स्टेट्स हैं, वो बिक्री कर लगाती हैं। कोई सामान अगर हरियाणा में बन रहा है और आकर के उत्तर प्रदेश में बिक रहा है तो उस पर बिक्री कर लगेगा। चाहे उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है तो उस पर बिक्री कर लगेगा। ठीक है ना। तो हर स्टेट अपने मुताबिक बिक्री कर लगाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अपने मुताबिक बिक्री कर लगा रही है, महाराष्ट्र की सरकार अपने मुताबिक बिक्री कर लगा रही है। अब इससे होता यह था कि जिस ब्रेड का दाम उत्तर प्रदेश में 10 रुपए है, उसी ब्रेड का दाम हरियाणा में कई बार 15 रुपए का हो जाता है। उतना ही मटेरियल पड़ा है, उतनी ही कीमत उसके प्रोडक्शन में लगी है, लेकिन वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जब आप गए तो आपको 11 रुपए का मिल गया। तो ये एक समस्या बन गई, क्योंकि उतना ही अमाउंट
वही ब्रेड कैलोरी का जो आपको उत्तर प्रदेश में मिला वो 10 रुपए का मिला, हरियाणा में 15 रुपए का मिला, महाराष्ट्र में 11 रुपए का मिला। इसकी वजह क्या है? जो सरकार बिक्री कर लगाती है, यानी कि जो सेल टैक्स लगाती है, इसके कारण उसकी कीमत डिफरेंट हो जा रही है। यही इतनी समस्या नहीं थी। सरकारें, जो राज्य सरकारें, वो कई लेवल पर जो है टैक्स लगाती हैं। जैसे ही कोई सामान हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से यूपी बॉर्डर में घुसा तो बॉर्डर पर ही एक सीमा शुल्क उनसे ले लिया जाता है। सीमा शुल्क लेने के बाद में जब वो जाती है बिकने के लिए तो वहां पर भी उससे बिक्री कर ले लिया जाता है। अब एक ही सामान पर बार बार टैक्स लग रहा है, इससे सामान की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने पिछली क्लास में समझा कि टैक्स रेट हाई होने से राजस्व का नुकसान भी होता है। हाई होने से राजस्व आता तो है, लेकिन एक लेवल के बाद में नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए बैट लाया गया। अब समझते हैं कि बैट क्या है। बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, बैट क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि बिक्री करने समस्या कहाँ थी। जैसे मान लीजिए बिक्री, एक सामान बन रहा है किसी कंपनी में, कोई कंपनी सी है और सामान बनने की कीमत 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये है। जब ये सामान बन करके उस कंपनी के गेट से निकलेगा तो इस पर एक जो है कर लग जाएगा। ठीक है ना, इस पर एक कर लग जाएगा, इस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। अब एक्साइज ड्यूटी जैसे ही इस पर लगेगी, मान लीजिए इस पर 10% का एक्साइज ड्यूटी लग गया तो 1 रुपया इसका और जुड़ गया। अब सामान की कीमत 11 रुपये हो गई। ठीक है ना, सामान की कीमत कितनी हो गई? 11 रुपये हो गई। कहाँ पर? इस कंपनी के गेट पर ही 11 रुपये का सामान हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ा और पहुंचा दूसरे किसी स्टेट में। मान लीजिए ये बन रहा था राजस्थान में बन रहा था और अब ये यूपी में आ गया। यूपी के बॉर्डर पर जैसे पहुंचा, यहाँ पर सीमा शुल्क इनसे ले लिया गया। ठीक है ना, सीमा शुल्क ले लिया गया। कितना? 10% मान लीजिए ले लिया गया सीमा शुल्क। तो अब 11 का 10% निकालेंगे तो 1.1 होगा। ठीक है ना, अब 11 में 1.1 जोड़ दीजिए, 11 प्लस 1.1 तो 1 हो गया। और ये 12.1 रुपये कीमत उसकी कहाँ पर हो गई? उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। कितनी हो गई? 12.1 रुपये। अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ा बिकने के लिए, जब मार्केट में पहुँचता है तो इस पर मान लीजिए 10% का ही स्टेट सेल टैक्स लग जाता है। ठीक है, राज्य बिक्री कर लग जाता है। अब 12.1 का 10% निकालेंगे तो 1.21 हो जाएगा। अब 12.1 में 1.21 जोड़ दीजिए, 1 3 3 यानी कि 13.31 पर जो है कीमत हो गया। किसकी? सामान की कीमत कितनी हो गई? 13.31। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो 10 रुपया है इसमें कितना रुपया ऐड हो गया? आप घटा करके देखिए, 13.31 में से 10 रुपये घटाइए, 1 3 3 और ये 0, यानी कि 3 रुपये 31 पैसे टैक्स के रूप में पड़ गए। चलिए ठीक है, टैक्स तो सरकार लेती ही है। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी, जैसे जब पहला टैक्स पड़ा एक्साइज ड्यूटी के रूप में, जब उस टैक्स को पे कर दिया गया, उसी सामान पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फिर से दूसरा टैक्स ले लिया गया। ठीक है ना, दूसरा टैक्स जब ले लिया गया तो टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ गया। जिस अमाउंट पर टैक्स पहले दिया जा चुका है उस पर पुनः टैक्स पड़ गया। ठीक है, यानी कि ये कर का दोहरा मार हो गया, दोहरा प्रभाव हो गया। और इतना ही नहीं, जैसे यहां से बिकने के लिए आया फिर से इस पर एसएसटी लग गया, यानी कि स्टेट सेल टैक्स लग गया। तो एक ही कमोडिटी पर कितने बार? 2 से 3 बार टैक्स लग जा रहे हैं और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। जो टैक्स लगा था वो भी तो अमाउंट में जुड़ा हुआ है। तो
ये जो है एक कैस्केडिंग इफेक्ट डाल रहा था, बिना रेट बढ़ाए दर बढ़ जा रही थी। ठीक, इसी समस्या के निजात के लिए बैट को लाया गया। अच्छा, बैट क्या करेगा? बैट से ये होगा कि जो ये एक ही कमोडिटी पर बार बार टैक्स लग रहा है और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, वो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने एक्साइज ड्यूटी दे दिया है तो जब आगे टैक्स लगेगा किस पर? आपके सामान पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, तो क्या होगा? उस 10 रुपए पर टैक्स लगेगा, ना कि 11 पर टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं ना कि इसका फिर फायदा किस तरीके से होगा? जब बिकने के लिए जाएगा तो 10 ही रुपए पर टैक्स लगेगा, ना कि 12.1 रुपए पर लगेगा। तो ये बैट का फायदा होगा। दूसरा फायदा बैट का ये है कि बैट में स्लैब निर्धारित कर दिया गया। 1%, 2%, 5%, 12.5%, ऐसे जो है स्लैब निर्धारित कर दिए गए। अब होता ये है कि हर स्टेट को इन्हीं स्लैब में अपने जो है सामानों को रखना होता है कि इतना बैट आप इस पर लेंगे। इससे होगा क्या? जो ब्रेड की कीमत उत्तर प्रदेश में 10 की थी, महाराष्ट्र में 15 की थी, वो बराबर हो जाएगी। यानी कि चाहे कोई महाराष्ट्र में खरीदे या यूपी में खरीदे, बात बराबर हो जाएगी। तो ये बैट का दूसरा फायदा होगा। बैट में एक जो है लागू करने के लिए अधिनियम लाया गया। वो अधिनियम था 2005 का। किसका? 2005 का बैट अधिनियम, यानी कि बैट एक्ट 2005। ठीक, इसमें प्रावधान ये किया गया कि कोई राज्य बैट को बढ़ा तो सकती है, ठीक है, बैट को बढ़ा सकती है, उसे बोलते हैं स्टेट एडेड टैक्स, यानी कि सैट बोलते हैं, लेकिन वो घटा नहीं सकती है। जैसे अगर ये निर्धारित कर दिया गया कि फला कमोडिटी पर 12% बैट लिया जाएगा, तो उससे घटा नहीं सकती है, उसे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सरकारें अमूमन बैट पर टैक्स बढ़ा लेंगी। वो क्यों घटाएंगी? उनका नुकसान होगा, तो इसलिए वो उस पर टैक्स बढ़ा ही लेती हैं, वो घटा नहीं सकती हैं। ठीक है, हरियाणा आपके देश का एक जो है राज्य है जो सबसे पहले बैट को अपने स्टेट में लागू किया था, और दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे आखिरी में बैट को लागू किया था, यानी कि 2008 में उत्तर प्रदेश में बैट लागू हुआ था और सबसे पहले हरियाणा में बैट लागू हुआ था। ठीक है, तो ये था बैट और स्टेट टैक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए, हो सकता है अगली क्लास में उसका जवाब दे दिया जाए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।